मार्केट में बहुत सारे लोग आपने देखे होंगे, सुने होंगे, उनके बारे में जानते होंगे आप। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सालों साल मार्केट से जुड़े होते हैं और उनका अनुभव किसी खजाने से कम नहीं होता है। वो बहुत ज़्यादा लाइमलाइट में आपको देखने को नहीं मिलेंगे, लेकिन आप उनसे जब बातचीत करते हैं तो आपको लगता है कि आप जितना जानते हैं उससे कहीं ज़्यादा आपको जानने की ज़रूरत है। मैं दिल्ली आया तो बहुत कंपेल था मैं इस बात के लिए कि मुझे मार्केट के एक वेटरन से बात करनी है, दिल्ली के किस्से सुनने हैं मार्केट के बारे में। तो मैं आज आया दिल्ली और हमने ये सोचा कि फूलचंद जैन जी से बातचीत की जाए, जो दिल्ली के एक नामी गिरामी ब्रोकिंग हाउस चलाते हैं, पीसीजे होल्डिंग्स, और कम से कम 35 साल का उनका डायरेक्ट अनुभव, और वैसे तो बहुत और पहले से वो मार्केट से जुड़े हुए हैं। जैन साहब के पास बहुत सारे मार्केट के किस्से हैं, और इस वक्त जब हम बातचीत कर रहे हैं मार्केट की जो दशा है उस पर उनके तबसरे क्या हैं, उनकी राय क्या है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। दिल्ली और आसपास या देश के कहें तो एच और अल्ट्रा एच को ट्रीट करते हैं, बड़े ब्रोकर्स में नाम उनका शुमार होता है। तो आज हम उनसे बातचीत करेंगे और बहुत दिलचस्प कहानियाँ सुनेंगे, क्योंकि जैन साहब के पास कहानियाँ बहुत सारी हैं। और इस पॉडकास्ट का या इस चैनल का मकसद यही है कि आपको ऐसी ऐसी कहानियाँ सुनाई जाएँ जो आपकी लाइफ में कोई परिवर्तन कर सकें और आपको डिसीजन मेकिंग में हेल्प कर सकें। अगर 1% हेल्प होती है तो मैं समझूंगा कि मेरा प्रयास सफल रहा। आइए स्वागत करते हैं पीसी जैन सर का, पीसीजे होल्डिंग के मैनेजिंग डायरेक्टर और दिल्ली के, मैं हमेशा कहता हूं कि दिल्ली के पुराने रईस वेटरन मार्केट के। जैन साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद नीरज जी। तो जैसा हम लोग इस वक्त मार्केट में देख रहे हैं, बहुत तरह तरह की बातें हैं, अमेरिका में यहाँ पे सब हो रही हैं, और आप चूँकि बहुत लंबे समय से इसमें जुड़े हुए हैं, दिल्ली में रहते हैं, दिल्ली के रईसों को आप, आपके क्लाइंट हैं वो, तो आजकल उनकी धड़कनें बढ़ी हुई हैं क्या? नीरज जी, जो रईस हैं या जो इन्वेस्टर्स हमारे यहाँ पर पुराने हैं, मेरे पास मोटा मोटी 33-34 साल से क्लाइंट्स हैं और मेरा आज तक कोई भी क्लाइंट मुझसे छोड़ के नहीं गया है। हम्म। तो उन क्लाइंटों की तो धड़कन नहीं बढ़ी हुई है, क्योंकि हमने उनको मोटा मोटी ये बात अगस्त सितंबर में समझा दी थी कि भैया पान वाले और जूते पॉलिश करने वाले पूछने लगे, साहब शेयर ले लूं क्या, साहब ये मेरे पास शेयर्स हैं तो मैं अभी रुक जाऊं ना। आप समझ लो, तभी मुझे समझ आ गया था कि अब ये बाज़ार नहीं चलेगा। और मैं तो हमेशा से, क्योंकि मैं बाज़ार में 91 से हूँ, तो मुझे तो मालूम है कि बाज़ार में जब हर आदमी आपसे लेने की ही बात करे और बेचने की कोई बात ही नहीं करे, और उसको कभी बोलो कि तुम थोड़ा सा बेच दो, तो वो कहे नहीं, अरे नहीं सर अभी तो चलेगा बाज़ार। तो आप समझ लो ये बाज़ार का अंत है। और मैं आपको फैक्ट बताऊं तो मेरे 10 में से 8.5 क्लाइंट आज भी प्रॉफिट में हैं। मैंने बहुत सारे क्लाइंट्स को बोल दिया था कि भाई अपना माल टाल बेच दो और तसल्ली से बैठो, बहुत टाइम आएगा। और हम हमेशा तैयार रहते हैं कि बाज़ार जहाँ से हम बेचें वहाँ से अगर 5% 7% ऊपर जाएगा तो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ना तो बिल्कुल लोएस्ट मुझे कभी भी मिलेगा और ना हाईएस्ट मिलेगा। 33-34 साल की जर्नी में मैंने यही सीखा है। कुछ एक हमारे क्लाइंट्स हैं जो बड़े क्लाइंट्स हैं, उन्हें इस बात का कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ नीरज जी। हमारे मतलब बहुत बड़े क्लाइंट हैं। 2013 या 14 की बात होगी, या 2013 या 14 की बात है वो। और हमने उनके लिए उस टाइम 10 करोड़ रुपए के शेयर खरीदे थे। और 10 करोड़ रुपए के शेयर, क्योंकि मैं मेंबर हूँ इसलिए मैं नाम नहीं लूँगा शेयर्स का, बिल्कुल। लेकिन मैं आपको बताऊँ मैंने उसमें ज़्यादातर PSU शेयर्स लिए थे और पेट्रोलियम सेक्टर मैंने उसमें 80% लिया था। और मैंने उनको एक बात समझाई थी। मैंने कहा साहब आप ये शेयर ले लो 10 करोड़ रुपए के, पेट्रोलियम सेक्टर शायद 80% पेट्रोलियम सेक्टर था, और उसमें एक बहुत बड़ी सिगरेट बनाने वाली कंपनी थी, और उसमें एक इंडिया की जो लार्जेस्ट आज की डेट में मार्केट कैपिटलाइजेशन वाली जो कंपनी है वो थी।
5-6 शेयर थे टोटली, और हमने वो लिए थे। उसमें 10 करोड़ रुपए के जो शेयर लिए थे, मेरे हिसाब से 10 करोड़ रुपए तो डिविडेंड आ लिया, और तीनों पेट्रोलियम कंपनीज का बोनस आ लिया। किसी में एक बार आ लिया, किसी में 2 बार आ लिया। क्योंकि मैं आपको ये बात इसलिए बता रहा हूँ कि बैलेंस शीट में उन शेयर्स की जो बुक वैल्यू है वो शायद अब 1 रुपया के आसपास है, और हमने कुछ एक शेयर्स उसमें 1 पैसे के भी हैं, क्योंकि उसको बेसिकली हमें वैल्यू इस मतलब रखना ही है, क्योंकि बोनस के शेयर्स हैं वो। और पहले तो आपको मालूम है बोनस एडजस्टमेंट होती थी, तो बोनस स्ट्रिपिंग भी हुई थी, तो उसमें हमने सब टैक्स एक्स एडजस्टमेंट करके, तो आज उसमें मतलब 10 करोड़ रुपए का तो हम डिविडेंड खा गए। और लेटेस्ट आज की डेट में उसकी वैल्यू होगी करीब 34-35 करोड़ रुपए। माय गॉड। तो 35-1 करोड़ रुपए वो वैल्यू होगी जो मेरे पास उनकी होल्डिंग है आज की डेट में। और हम कम से कम 20 करोड़ रुपए की ऑप्शंस खा गए उसके ऊपर, क्योंकि हमारा धंधा ही ये है बेसिकली। जब हम करेंसी का भी काम करते थे तो हमारा दिल्ली के मतलब एनएसई के हिसाब से क्लाइंट बेस्ड काम में हमारा टॉप 5 में नंबर था करेंसी में। और जो हम ऑप्शंस का काम करते हैं उसमें हमारा ऑप्शंस का यही काम है। आज भी हमारे पास वही शेयर्स हैं और हम बस उनकी ऑप्शंस ही बेचते रहते हैं। अगर ऊपर चले जाएंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, नीचे चले जाएंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। वो हमारे पैसे जो हमने लगाए थे वो पैसे हमारे आ चुके हैं। ऑप्शंस में बहुत सारे पैसे आ गए और होल्डिंग अभी हमारे पास जो 1 रुपया लगाया था उसकी 3 रुपये की होल्डिंग पड़ी हुई है। तो इसलिए हमारे यहाँ पर कोई समस्या नहीं है। तो इसलिए तो मैंने कहा था कि पुराने रईस होते थे ना, उनको मार्केट की बहुत गहरी समझ होती थी। एक बार लिया बैठ गए और आराम से उसको राइड कर रहे हैं। जैसे आपने जो कि 35-40 साल की इस मार्केट की जर्नी को देखा है, और देखा नहीं उसमें उसका हिस्सेदार रहे, पार्टिसिपेट किया उसमें, लेकिन जब भी ये दौर आता है जब मार्केट गिरने लगता है या नए लोग आते हैं तो तरह तरह की स्टोरीज बनती हैं और वही गलती बार बार लोग रिपीट करते हैं। क्यों करते हैं ऐसा? ये सेंटिमेंट थोड़ा गड़बड़ा जाता है क्या लोगों का? नहीं नीरज जी, ऐसा नहीं है। जिसने कभी मंदी देखी नहीं है वो प्रॉब्लम है यहाँ पर। आप देखो तो जब ये कोरोना हुआ था उस वक्त से जो इन्वेस्टर आया हुआ है, मैक्सिमम इन्वेस्टर आया भी तब से ही है। पिछले 4-4.5 साल में आप 2019 के, क्योंकि मेरे पास डिपॉजिटरी भी है, तो 2019 में करीब करीब अपने यहाँ पे 4 करोड़ के करीब डीमैट अकाउंट्स थे, और आज करीब करीब 18 करोड़ डीमैट अकाउंट्स हैं। 2020 के बाद में 2025 तक मतलब 2024 सितंबर तक कोई भी मीनिंगफुल करेक्शन नहीं आई थी, और अगर कोई आई भी थी 2-4-5% की तो शैलो करेक्शन थी, बाज़ार तुरंत ऊपर आ गया था। इसलिए किसी को लगा ही नहीं कि बाज़ार नीचे भी जा सकता है। तो हर आदमी अपने आप को बादशाह समझ रहा था। मतलब किसी से भी आप बात कर लो तो हर आदमी पैसे बना रहा था। बाप की बात बेटा तब सुनता है जब कोई बड़ा नुकसान हो जाता है, उससे पहले तो सुनता नहीं है ना। तो मतलब जितने भी लोग थे, जो भी नए आए थे, सबको पैसे आ रहे थे, इसलिए कोई सुनने को तैयार नहीं था। तो जो सुनने को तैयार नहीं था आज उसी के ही पेट में दर्द है, बाकी किसी के भी पेट में दर्द नहीं है। जो अपने आप को वो हीरो समझ रहे थे, हाँ, उन्हीं के ही पेट में दर्द है। बाकी तो जो पुराने लोग हैं, जो मेरे पास इन्वेस्टर हैं या जो हमारे यहाँ ऑप्शंस का भी काम करते हैं या इन्वेस्टमेंट, और मैं आपको अगर क्वांटिटी बताऊं तो मेरे पास एक ही कंपनी के 50-50 लाख शेयर हैं, जब पेट्रोलियम कंपनीज के। आप सोचो ना, अगर 4 रुपये डिविडेंड आता है तो मेरे पास तो 2 करोड़ रुपये डिविडेंड आता है। बताइए। तो अपने को तो क्या लेना देना है, बाजार तुम 2 रुपये ऊपर कर दो, 2 रुपये नीचे कर दो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपको एफडीआर में क्या मिलता है? एफडीआर में आज की डेट में 7% का इंटरेस्ट रेट है। अगर शेयर का भाव 120 रुपये है और आपको 5-6 रुपये डिविडेंड के आते हैं तो आपको बुराई क्या है? और 120-22 रुपये का रेट है, साथ में 130 रुपये की आप ऑप्शन भी बेच दो, 1.5-2 रुपये आपको वहाँ भी मिल रहा है, बल्कि 2.5 रुपया वहाँ मिल रहा है आपको। शेयर क्या घट जाएगा? आपको क्या घट जाएगा?
10 लाख करोड़ रुपए की टर्नओवर है, 35-40 हज़ार पेट्रोल पंप हैं, 10-11 रिफाइनरी हैं। आपको गाड़ी ले जाकर वहाँ पर पेट्रोल अपने आप भरवाना पड़ेगा, कैश देना पड़ेगा, वो नहीं आएगा आपके पास। आपको ऐसा धंधे वाली कंपनी 120-22 रुपये में मिल रही है, तो आपको और चाहिए क्या? अब आपको ये चाहिए। देखो नीरज जी, अभी क्या हो गया, मैं क्योंकि डेली डील करता हूँ, अभी क्या हो गया है, क्लाइंट मेरा फ़ोन करता है, मैं छोटे क्लाइंटों की आपसे बात कर रहा हूँ, ये क्लाइंट फ़ोन करता है कि भाई ये भाव, ये रिलायंस क्या रेट? मैंने कहा जी 1230-31 रुपये का रेट है, ले लो जी 500 शेयर। अगर उसने दोबारा पूछा और दोबारा पूछने पर उसके लिए हुए रेट से 10 पैसे भी नीचे है, अरे घट गया क्या? अरे भाई ऐसे नहीं है। पहले जब मैंने काम स्टार्ट करा था 91 में, आदमी शेयर लेता था और महीने, 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने तक तो भाव भी नहीं पूछता था। व्यापारी था, मतलब पहले व्यापार करते थे, अब व्यापार नहीं है। अब 10 में से 9 लोग सट्टा करते हैं। इसलिए ही ये फर्क है, जो लोग सट्टा कर रहे हैं उनको ये टेंशन हो रही है। भाई आप ये सोचो ना, जब ज्वार भाटे आते हैं ना, तो जब ज्वार शांत हो जाता है तब आपको मालूम पड़ता है कि कितने लोग बिना कपड़ों के तैर रहे थे। तो ये आज की डेट में वही सिचुएशन है। एक्चुअल में अब निकल के आया है कि भाई अपने पैसे नहीं थे, ब्याज बट्टे के लोगों से पैसे ले रखे थे, उनको ही तकलीफ हो रही है। जिनके पास अपने पैसे हैं उन्हें कोई तकलीफ नहीं है नीरज जी, और ना तकलीफ होगी। मैं जब इस बाज़ार में आया था, मतलब जब मैंने बाज़ार ज्वाइन किया, मैं तब की बात कर रहा हूँ आपको, तब सेंसेक्स 1000 था। बिल्कुल 1000 था यार। 91 में 1000 था सेंसेक्स, और 92 में 2000 हुआ था। 92 में जब हर्षद मेहता की तेजी आई थी तो 4200-4300 गया था, घट के फिर वापस आ गया, फिर वापस 5000 होने में उसे 99 7 साल लगे थे। अब लोगों में है ही नहीं पेशेंस नहीं। पेशेंस, बिल्कुल ना। दो चीज़ नहीं है, पेशेंस नहीं और डिसिप्लिन नहीं है, डिसिप्लिन भी नहीं है। इसलिए प्रॉब्लम है ये बाजार के अंदर। जो आदमी 2 महीने 4 महीने की करेक्शन नहीं देख सकता, उसे शेयर बाजार में काम ही नहीं करना चाहिए, उसे चुपचाप हट जाना चाहिए। और म्यूचुअल फंड में भी पैसे नहीं लगाने चाहिए, क्योंकि म्यूचुअल फंड में इससे भी बुरा हाल है। वहाँ तो 5 साल तक तो आप पैसे आपने लगा दिए, 5 साल तक आप देखोगे कि कोई खास रिटर्न नहीं है। वहाँ भी आपकी रिटर्न 5 साल के बाद चालू होती है, जब आप 7, 8, 10 साल, फिर उसके बाद में बढ़िया चालू होती है। यही हाल शेयर बाजार में। अच्छा, आपने देखा होगा जैन साहब कि अभी कोविड के दौर में बहुत सारे लोग ट्रेडर बन गए हैं, है ना। अभी वर्क फ्रॉम होम था, घर पे थे, लैपटॉप खुला हुआ है, नौकरी भी चल रही थी, साथ में एक और वेबसाइट खोल ली, उसमें ट्रेड भी कर रहे थे। तो ये जो बहुत बड़ी तादाद में, मतलब ये दर्शकों के लिए भी समझना चाहिए कि जो ये इतने नए लोग आए हैं, इसमें ट्रेडरों की संख्या ज़्यादा है, इसलिए वो बहुत ज़्यादा पैनिक में, अरे क्या हो रहा, पैसा नहीं बन रहा भाई, क्या हो रहा है, ये वाली समस्या है क्या? नीरज जी, अगर आपको पैसा कमाना है तो आप में 2-3 चीज़ें होनी ज़रूरी हैं। एक तो आप में समझ होनी ज़रूरी है। आप को मैं एक छोटी सी बात बताता हूँ। मैं शर्ट खरीदने का बहुत शौकीन हूँ, और मैं जब भी बॉम्बे जाता हूँ, चाहे मैं मतलब पिछले 30-35 साल से उन्हीं से ही शर्ट खरीदता हूँ। लेकिन अगर मैं आज भी शर्ट खरीदता हूँ और मुझे 5000 रुपये की रेंज की शर्ट खरीदनी है, तो एक शर्ट खरीदनी है तो मैं 5 शर्ट देखता हूँ, तब एक लेता हूँ। जब मैं 5000 रुपये की शर्ट खरीदने के लिए 5 शर्ट देखता हूँ, और सामने वाला जैसे ही देखता है कि जैन साहब आगे लाइट भी जलाता है, उसके सेल्समैन भी खड़े हो जाते हैं, और मेरा अगर कोई साथ में दोस्त भी है तो बोले नहीं ये वाली नहीं, ये वाली निकाल दे, ये वाली नहीं, ये वाली निकाल दे। जब आप 5000 रुपये खर्च करने के लिए इतनी मेहनत करते हो, तो आप 5 लाख रुपए और 50 लाख रुपए लगाने के लिए आप मेहनत क्यों नहीं करते? आप क्यों नहीं पढ़ते?
आपको किसी ने भी बोल दिया ये ले लो तो ले लिया। ये तो बड़ा सीधा साधा सिस्टम है। आपको अगर मतलब आप टिप्स पे काम करते हो ना, ये मतलब मैं बहुत पहले कहता था, शायद 95 96 में, आदमी यहाँ पर आपको बोलेगा और जब आप सोचोगे तो शेयर का रेट यहाँ आ जाएगा, जब आप एक्ट करोगे तो ये टॉप पर होगा, और जैसे ही आप लोगे तो यहाँ आ जाएगा, और फिर ये बहुत गजब बात बताई आपने। तो अगर आपको शेयर बाजार में काम करना है, इन्वेस्टमेंट करना है, व्यापारी बनकर करो, बढ़िया शेयर खरीदो। जिंदगी में ये बात आप मेरी नोट कर लेना, कभी भी 19 ना तो दोस्त रखना, 19 दोस्त भी नहीं चलेगा और 19 सामान भी नहीं चलेगा, 20 चाहिए एकदम। आपको मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल दूं कि आज भी आप सलमान खान 59 साल के हो गए, उनको लेकर आप आज भी पिक्चर बना लो, आपके अगर 100 करोड़ रुपए पिक्चर में लगे हैं तो आपकी गारंटी तो है कि 100 करोड़ रुपए उठ जाएंगे। राइट। अगर आपने किसी छोटे मोटे को ऐसे ही लेके बना लिया और रुपए लगे 20 करोड़, क्या गारंटी है वो 20 करोड़ भी वापस आ जाएंगे? बिल्कुल नहीं। तो इसलिए हमेशा बढ़िया चीज़ लो। बढ़िया चीज़ आज भी महंगी है, पर महंगी है वो और महंगी हो जाएगी। सस्ती चीज़ लोगे रोना पड़ेगा आपको, आज नहीं तो कल रोना तो पड़ेगा, आज भी और कल भी रोना पड़ेगा। इसलिए मैं तो ये बोलूँगा आपको कि ये जो इन्वेस्टर्स आए हुए हैं, क्योंकि इन्होंने अभी तक एक भी करेक्शन देखी ही नहीं है, इनको मालूम ही नहीं कि शेयर बाजार होता क्या है। यहाँ जितने भी ऑपरेटर हैं, इन्वेस्टर हैं, वो पैसे देने के लिए नहीं बैठे आपको। आप कितने बड़े ट्रेडर क्यों ना सही, मैं आपको पैसे थोड़ी दूंगा। आप मुझसे कैसे जीत जाओगे? मेरे पास पैसे भी हैं और मेरे पास शेयर्स भी हैं। जब मार्केट खुलता है ट्रेडर सीधा ही करता है कि कोई भी शेयर ले लेगा या बेच लेगा। ओपनिंग ऑफ द मार्केट इज ऑलवेज कंट्रोल्ड बाय द इन्वेस्टर, ट्रेडर जो भी आप बोलते हो, बट द क्लोजिंग ऑफ द मार्केट इज ऑलवेज कंट्रोल्ड बाय द ऑपरेटर। तो जब बाजार बंद होता है तो मुझे मालूम है कि आज मेरे 50,000 शेयर ये बिके हुए हैं और सामने वाला बार बार ट्राई कर रहा है उनको बेचने के लिए। मैं देखता रहता हूँ ना स्क्रीन पर कि वो डाल रहा है 10,000 शेयर, लेने तो मुझे ही हैं, मैं तो नहीं ले रहा, मैं तो डिलीवरी दे दूंगा तुमको। अब सामने वाले के पास पैसे होने चाहिए और सामने वाले ने बेच दिए तो मेरे पास पैसे हैं। तो ये इन्वेस्टर ट्रेडर जो नए नए आए हैं, इनको सबसे बड़ी सीख है कि इनको शागिर्दी करनी चाहिए। आपको मैं बताऊं, पहले जो आदमी है ना, जो पहले इन्वेस्टर है, उसको प्यादा बनना चाहिए, राजा नहीं बनना चाहिए। राजा बनेगा वो, उसको पहले प्यादा बनना चाहिए, और आदमी प्यादा बनेगा तो राजा बहुत टॉप का बनेगा। करेक्ट। वो पीसी जैन को देखकर डिसीजन ले रहा है, अरे पीसी तो ये हो गया। अरे भाई पीसी 33 साल में हुआ है, यहाँ पर 33 साल लगे, मेरे पैर के छाले भी तो देख लो कि मैं कहाँ से कहाँ आया हूँ। मैं एक छोटे से गांव से आया हुआ हूँ। गांव में आके, गांव से आकर के हमने धीरे 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 करके एस्टेब्लिश करी है। अगर आप पहले दिन जिम में जाओगे और 100 किलो उठाओगे तो हड्डी पसली तोड़वा कर आओगे। तो स्लिप डिस्क होगी। देसी घी खाना है, इधर उधर की चीज़ें मत खाइए, क्वालिटी फोकस करिए। एक बड़ी बात जो जैन साहब कह रहे हैं, शागिर्दगी करनी है आपको। आजकल बुरा मत माने कोई, नए नए आए हैं, सब ज्ञान देते हैं ट्विटर पे, फेसबुक पे, ये खरीदो, ये देखो, इसकी बैलेंस शीट दिखाते हैं, चार्ट दिखाते हैं। आपकी उम्र क्या है? 20-25 साल है, 2-3 साल से आप मार्केट में, और आप ऐसा ज्ञान देते हैं कि यही ले लो बस। क्योंकि मार्केट बहुत डीप है दोस्त, हम सब स्टूडेंट हैं मार्केट के। मैं तो जैसा आपको सीखता रहता हूँ इनसे बातचीत करके, कि जो
पुराने लोगों का अनुभव है ना, उसकी कोई तोड़ नहीं है। आप कितनी भी किताबें पढ़ लीजिए कि मैंने 6 किताबें पढ़ ली तो मैं ज्ञानी हो गया, जो अनुभव से जो आप सीखते हैं उसका कोई मैच नहीं। जैसे साहब अब बहुत आप डीप चले गए हैं, अपनी जर्नी बताइए। आप कैसे, आपको लगा कि अब मार्केट में इतना करना चाहिए, कहाँ से आया आपने कहा ना एक छोटे से गांव से आया, तो वहाँ से मुझे सुनना है आपकी जर्नी। नीरज जी, मैं बेसिकली मथुरा डिस्ट्रिक्ट में एक छोटा गांव है, मतलब टाउन कह लो उसको, कोसी कलां। कोसी कला है बिल्कुल। मैं वहाँ से आया हुआ हूँ और मैंने ग्रेजुएशन अपनी आगरा यूनिवर्सिटी से की थी। मैंने दोनों कॉलेज, सेंट जॉन्स कॉलेज और किशोरी रमन डिग्री कॉलेज से मैंने अपनी बीकॉम की थी। और मैं अपनी कोसी गोल्डन क्रिकेट क्लब का कैप्टन भी था उस टाइम। क्रिकेट खेलते थे? हाँ, मुझे क्रिकेट बहुत शौक है और मैंने कई रेडियो स्टेशन से कमेंट्री भी बोली हुई है। अरे वाह। हाँ, तो मुझे क्रिकेट का बहुत शौक है। और मैंने अपनी यूनिवर्सिटी से एक बार, अपनी यूनिवर्सिटी मतलब मैंने रिप्रेजेंट की थी, तो मैंने तो बॉलर थे कि बैट्समैन? मैं बॉलर था, मतलब बॉलर ऑलराउंडर था। मेरी फील्डिंग उतनी बढ़िया नहीं थी, मुझे कैप्टन हमेशा लॉन्ग ऑन और लॉन्ग ऑफ पे ही रखता था, लेकिन बॉलिंग मेरी काफ़ी बढ़िया थी। और मैंने एक बार जो मैच खेला था सेंट्रल वेयर हाउसिंग के अगेंस्ट में, तो उनके जो कैप्टन थे प्रफुल्ल शर्मा, मुझे आज भी ध्यान है, उन्होंने बोला था वाह। तो क्रिकेट का शौक था, लेकिन क्योंकि घर पे पढ़ाई का माहौल था, मेरे फादर बड़े अच्छे वेल एजुकेटेड थे। मेरे फादर 1952-53 के ग्रेजुएट थे सेंट जॉन्स कॉलेज से। तो उनका हमेशा से ही रहता था कि भाई पहले पढ़ लो फिर कर लेना जो कुछ करना है। तो मेरे एक मित्र हैं जिनके फादर, मेरे फादर साथ पढ़े थे, और फिर मैंने उनको बोला तो उन्होंने बोला चल भाई पीसी सीए कर ले। मैंने कहा ये चलो। तो बड़ी बढ़िया पढ़ाई चल रही थी, बहुत बढ़िया। हमारे जो बॉस थे, मतलब हमारी जो जिस कंपनी में मैं था, वो दिल्ली की लीडिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट थे, मतलब टॉप 10 में उनका नंबर था। और हमारे यहाँ पे काफ़ी बड़ा स्टाफ था, मतलब 20 तो चार्टर्ड अकाउंटेंट ही थे। तो हाँ, तो मैं उसमें था, तो बराबर में स्टॉक एक्सचेंज था, दिल्ली स्टॉक एक्सचेंज। दिल्ली स्टॉक एक्सचेंज। ये किस सन की बात होगी? ये बातें 87-88 की। 87-88 की जब बात है, तो उस टाइम शायद नीरज जी आपको नहीं आइडिया होगा, यूटीआई के चेयरमैन होते थे एमजे फेरवानी। हर्षद मेहता से पहले वही बुल थे इस इंडिया में, सबसे पहले बुल वही थे। तो ये जो शेयर्स थे, टाटा मोटर जिसको अब आप कहते हो, इसका नाम होता था टेल्को, टाटा इंजीनियरिंग लोकोमोटिव। और इसका नाम होता था टिस्को, जिसको टाटा स्टील कहते हो आप। एसीसी का नाम होता था मर्जर, इसको मर्जर कहते थे। सेंचुरी, इस टाइप के 5-7 बढ़िया शेयर थे। और आपको मज़ेदार बात बताऊं, उस टाइम टाटा मोटर, इसकी फेस वैल्यू 100 रुपये थी। 100 रुपये। और टिस्को की फेस वैल्यू भी 100 रुपये थी, और इनके रेट 90 रुपये थे। डिस्काउंट पे थे ये शेयर्स, डिस्काउंट भी करे थे। हाँ, सेंसेक्स उस टाइम 300 के आसपास था, 300-400 था। और एसीसी भी ऐसी ही थी, 250-300 रुपये। मतलब शेयर बाजार में शेयर्स की वैल्यू ही नहीं थी। तो बस ऐसे ही। और मैं मतलब जब चार्टर्ड अकाउंटेंसी कर रहा था, तो अच्छा खासा मैं पढ़ रहा था। मैं सरोजनी नगर में पेइंग गेस्ट था, मैं वहाँ रहता था। तो मैं एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहा था, तो जिनके यहाँ मैं रहता था उनके भाई दिल्ली स्टॉक एक्सचेंज के बहुत बड़े ब्रोकर थे। उनके बड़े भाई बहुत बड़े ब्रोकर थे, और उनके सबसे बड़े भाई उस टाइम आरबीआई के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर थे। अरे वाह। तो मैं उनके यहाँ रहता था। तो एक दिन उनके भाई आए हुए थे जो दिल्ली स्टॉक एक्सचेंज के मेंबर थे। तो वो पूछ रहे थे उनको कि भाई ये बच्चे क्या कर रहे हैं। बोले ये बच्चे अब मतलब सीए फाइनल के एग्ज़ाम्स दे रहे हैं, तो ऐसे ऐसे है। तो उन्होंने मुझसे बोला था कि यार हमारी एक बैलेंस शीट पड़ी हुई है, और आप कर दोगे क्या।
अच्छा नीरज जी देखो, सही बात तो ये है, पैसे की तो ज़रूरत थी, मतलब बहुत पैसे वाले भी नहीं थे, मतलब एक मीडियम फैमिली से हम आते थे। तो हमने कहा भाई चलो कुछ कर देते हैं, तो हम चले गए जी उनके यहाँ दूसरे दिन। तो मैं जब उनके यहाँ पर गया तो मैंने उनसे बातचीत की, तो बड़े मज़ेदार आपको बात बताता हूँ। उस दिन उनकी एंट्री बंद थी। पहले ये सिस्टम होता था कि जो क्राई आउट सिस्टम था ना, उसमें ट्रेडिंग हॉल होता था। एक एक मेंबर ब्रोकर के यहाँ से 4 लड़के अंदर जा सकते थे ट्रेडिंग हॉल के। हाँ। उस दिन उनकी एंट्री बंद थी, तो मैं उनके यहाँ पर गया, तो मैंने उनसे बातचीत करी। उनका वैसे ही मूड ख़राब था उस दिन। तो मैंने कहा जी हाँ जी बताओ आप। अरे बोले यार हमारी तो एंट्री ही बंद है आज। मैंने कहा ये एंट्री क्यों बंद है? तो उन्होंने बोला साहब ऐसे ऐसे बात है। अरे मैंने कहा एंट्री तो तुम्हारी मैं खुलवा दूंगा। अब आप मतलब वो मेंबर थे शायद 1956-57 से। अब आप इस इतने बड़े मेंबर को ये बोलो कि एंट्री मैं खुलवा दूंगा, तो वो वैसे ही। तो उन्होंने कहा आप कैसे खुलवा दोगे? तो उस टाइम दिल्ली स्टॉक एक्सचेंज के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होते थे R.K. पांडे जी, और हमारे बॉस के बड़े परम मित्रों में से थे। मतलब एक हफ्ते में 4 दिन लंच साथ में ही होता था उनका ऑफिस में, तो वो मुझे जानते थे। तो मैं उनके पास गया, मैंने कहा जी बैलेंस शीट मुझे ही फाइल करनी है अब, तो आप मुझे 2-3 महीने का टाइम दे दो। उन्होंने टाइम दे दिया, तो इम्प्रेशन पहले ही दिन से ही सही बैठ गया। सही बैठ गया। हाँ। तो ऐसे में एंट्री हो गई। एंट्री हो गई। और जो परमानेंट एंट्री हुई वो कैसे हुई? एक मैं अकाउंट्स ऑफिसर था, मेरे साथ में और 2-4 जो बंदे थे वो कर रहे थे काम। तो उस टाइम क्या हुआ, हमारी हॉटलाइन पर एक मेरे और मित्र थे, वो बैठते थे, और उस दिन उनको आ गया बुखार। तो उन्होंने उस दिन छुट्टी कर ली। तो जो मालिक थे वो बोले यार जैन साहब आप बैठ जाओ इस पर हॉटलाइन पर। मैंने कहा जी ठीक है मैं बैठ जाता हूँ। तो नीरज जी आप अभी आज के बच्चों को शायद हो सकता है नहीं समझ आए ये, लेकिन मैं आपको बताता हूँ क्या हुआ था। हमारे यहाँ पर एक हमारे जो क्लाइंट थे, बहुत बड़े क्लाइंट है और आज भी बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन वो चलाते हैं, वो उनके क्लाइंट हुआ करते थे। तो उनका फ़ोन आया कि 10,000 टेल्को भेज दो मेरे। टेल्को का रेट था उस दिन 244 रुपये के आसपास का। तो मैंने कहा ये ठीक है। तो नीरज जी मैं उस टाइम की आपको बात बताता हूँ। मैंने अपनी हॉटलाइन उठाई और मैंने नीचे जो हमारे थे एग्जीक्यूटिव, तो मैंने उनसे पूछा टेल्को क्या भाव है? उन्होंने कहा 243-44। मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा होल्ड करना। हमारे एक, क्योंकि हमारा लाइन का काम भी था, तो एक ब्रोकर थे कैलकाटा स्टॉक एक्सचेंज में M.K. शाह करके, मीर। तो मैंने कहा मीर भाई टेल्को क्या भाव है? उन्होंने बताया 256-57 रुपये का रेट है। तो मैंने कहा अच्छा ऐसा करो आप ना यहाँ से, मैंने अपने दिल्ली स्टॉक एक्सचेंज वालों को बोला 400 टेल्को ले लो, और जो रेट है वो रेट पहले PTI के थ्रू रेट प्रिंट होते थे, ये सब अगले दिन पता चलता था। हाँ। तो मैंने कहा ये रेट जरूर निकलवा देना 244 रुपये का, जिस रेट से आपने खरीदे। अब आप समझिए हम क्लाइंट के साथ तो कोई बेईमानी कर नहीं रहे, जब परचेज कर सकते हैं तो बिकेंगे तो और 1 रुपया नीचे में। तो 244 रुपये में हमने 400 शेयर खरीद लिए। मीर को मैंने बोला 10,400 शेयर टेल्को भेज दो, तो वहाँ 256-57 में बिके। अब जो मालिक थे वो बोले यार ये तो कैश में काम करते हैं। मैंने कहा आप टेंशन मत लो। मैंने मीर भाई को बोला, मैंने कहा मीर भाई सांगी पॉलिस्टर क्या भाव है? उन्होंने बोला 96 96। मैंने कहा 25,000 शेयर ना सांगी पॉलिस्टर ले लो। और इधर जो सज्जन थे हमारे, मैंने उनको बोला 25,000 सांगी पॉलिस्टर भेज दो। तो 101 रुपये में यहाँ बिकी। तो 12-13 रुपये 1,20,000 वहाँ पर और 1-1.25 लाख रुपये यहाँ पर। तो एक ट्रांजैक्शन में 2.25-2.5 लाख रुपये आ गए। तो उन्होंने मुझे बोला कि ऐसा है अब तुम अकाउंट्स में नहीं बैठोगे, तुम ये करो, तुम हॉटलाइन पे बैठो और ये अकाउंट्स में आप और 2-4 बंदे रख लो, आप बस अपना फाइनलाइजेशन जब होगा बैलेंस शीट का, तो मैं इस टाइप से शेयर बाज़ार में आया। और मेरे आते ही
आप इसको ऐसे भी कह सकते हो कि बिल्ली के भाग से छींका टूट गया। जब मैं आया था शेयर बाजार में, बस वहीं से ही हर्षद मेहता की तेजी चालू हो गई थी। और हर्षद मेहता की तेजी चालू हुई, हम सियाने थोड़े से शुरू से ही थे, मतलब नहीं, शान तो अभी भी हैं। जबरदस्त शान है आप। मतलब हम्म, जल्दी डिसीजन लेते थे। ऐसे जो डिसीजन मेकिंग पावर है बहुत क्विक है, मतलब उसमें कोई सोचना वोचना नहीं है। तो हर्षद मेहता की जब भयंकर तेजी चल रही थी, जब और के सिल्क 110 रुपये था, हम्म, तो मैं आसफ अली रोड से, जब उस टाइम में जनकपुरी रहता था, हम्म, आसफ अली रोड से मैं जनकपुरी तक गया और मैं सोचता हुआ गया यार, मैंने कहा ये कभी जूते वाले मुझसे पूछ लेते हैं तो कभी पान वाले भी पूछते हैं। मैंने कहा भाई अब नहीं रखूँगा ये माल। हम्म, तो मैंने अपने फादर इन लॉ को बुलाया, मैंने कहा जी ये मेरी लिस्ट है, और शाम को मुझे आप ये मत कहना कि ये शेयर नहीं बिका। हम्म, उन्होंने, मैंने कहा जी आप ये शेयर मेरे जिस भी रेट बिके बस बेच देना भेज आप। देना। तो उस दिन मैंने सारे शेयर बेच दिए। बल्कि मेरे फादर इन लॉ ने मुझे बोला भी, वो सेक्शन ऑफिसर थे रेड क्रॉस सोसाइटी में, उन्होंने बोला भी कि जहाँ से आपने बेचे हैं इसमें 5 लाख रुपए का फ़र्क है, और 92 में 5 लाख रुपए का फ़र्क है, आप सोच लो। बहुत बड़ा होता था। मैंने कहा जो भी है, मैंने कहा अब बिक गए, बात खत्म। और उसके एक हफ्ते के बाद में जो फूटा Oh तो God! सब मुझे कह रहे थे भाई तुझे क्या मालूम था। मैंने कहा नहीं भाई, अब तो जब पूरी दुनिया लाओ 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 करे ना तो दे दो। तो ही दो। ये तो, उस टाइम तो एक्चुअल में ना उतनी नीरज जी किताब वगैरह बुक्स वगैरह थी नहीं, तो वॉरेन बुफे वगैरह सब पढ़ा नहीं, लेकिन ये कॉमन सेंस था। मतलब क्योंकि मैं उस गांव से हूँ जहाँ प्रैक्टिकल होता है, तो हमारे यहाँ उस टाइम भी सट्टा होता था, हम्म, पाटिया का जैसे सट्टा कहते थे, तो वहाँ चांदी का सोने का ये सब सट्टा होता था। तो हमारे फादर, हमारे ताऊ जी वगैरह, मैं आपको एक छोटा सा और इसमें किस्सा सुनाऊंगा। जो मेरे ताऊ जी जो थे, 1965-66 में जब फ़ोन नहीं होते थे लोगों के, मतलब मेरा जब का जन्म है 1966 का, जब लोगों के पास फ़ोन नहीं होते थे, ताऊ जी के यहाँ 10 फ़ोन थे। 10 फोन। 10 फ़ोन थे, और वो था टेली प्रिंटर। तो मतलब उस टाइम ऐसे बोलते थे कि भाई आज का चांदी का भाव ये है, कल का कपूर कोसी जानी, अच्छा। इस टाइप का था। तो मतलब घर में उस टाइप का था कि भाई जब सब लाओ लाओ करें ना तभी माल भेज दो। करेक्ट। तो बस तब सब लाओ लाओ कर रहे थे, तो मैंने सारा माल बेच दिया था। बेच दिया। और हमने फर्म का भी अपने का काफ़ी माल बेच दिया था। बेचा था उस टाइम। तो जैसे जैसे अभी आपने समझाया ना, ये बहुत बड़ी बात है जो आप जैसे लोग ही समझा सकते हैं कि मार्केट का जो मूल स्वभाव है, बेसिक इंस्टिंक्ट जो हम लोग कहते हैं, वो हर्षद मेहता या उससे पहले से लेके आज तक वैसा ही है। लोग समझने को तैयार नहीं है। यही हो रहा है, हर बार वही गलती, रिपीट गलती हो रही है। कैरेक्टर बदलते रहते हैं, गलती सेम, नए लोग गलती करते हैं आके। तो ना तो अपने पीछे से किसी से सुनते सीखते हैं लोग। जैसे आपने कहा कि इन लोगों ने मंदी नहीं देखी, नए लोगों ने, नए नए फंड मैनेजर बन गए, उन्होंने रिडेम्पशन नहीं देखा अभी। 3-4 साल से फंड मैनेज कर रहे हैं, तो उनको ही नहीं पता कि रिडेम्पशन क्या होता है। तो अगर इसको हम थोड़ा सा फ्रेम करें अब कि आज की थोड़ा एकदम करंट तस्वीर देखें, तो काफ़ी गिरावट आ चुकी है मार्केट में, अच्छा खासा लेसन मिल गया है लोगों को। क्या अब भी और लेसन पेन बाकी है, या अब चीज़ें धीरे धीरे नॉर्मलाइजेशन की तरफ बढ़ रही हैं? नीरज जी एक बात तो मैं कहूँगा, ये बहुत पुरानी कहावत है कि जब किसी से आप मशवरा करो तो जिद मत करो। सामने वाले से अगर आप मशवरा कर रहे हो और आपको मालूम है वो ज्ञानी आदमी है, अगर कोई आपका ज्ञानी दोस्त है ना, तो आप समझ लेना ये आपके लिए वरदान है, और वो आपको समझा भी रहा है, तो फिर जिद मत करो। अगर आप जिद करोगे तो आप नुकसान में रहोगे। आप आए इसीलिए हो कि मुझसे ज़्यादा जानता है ये, और फिर आप जिद कर रहे हो। मेरे जितने भी क्लाइंट्स हैं, मैं नीरज जी एक्सेप्शंस की तो कोई बात करता नहीं, नहीं तो हर क्लाइंट मेरा मेरी बात पर फूल चढ़ाता है। जो कह दिया वो अंतिम है, बहस हाँ, नहीं करना। क्योंकि मैंने जिंदगी में 100% अगर ईमानदारी होती है तो मैंने 110% ईमानदारी से काम किया है।
मेरा नुकसान ना हो और आपका फ़ायदा हो जाए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। और मैं आपका फ़ायदा ही चाहूँगा, मैं बिल्कुल भी आपका नुकसान चाहूँगा ही नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए। क्योंकि अगर आपको नुकसान हुआ तो मेरा एक क्लाइंट ख़राब हो जाएगा। तो व्यापार की ये सिचुएशन होती है। और आप जहाँ तक नुकसान की ये सब बोल रहे हो ना, इसमें ये ना जो नए नए इन्वेस्टर आते हैं सुनते ही नहीं है नीरज जी, प्रॉब्लम वहीं पे है। सुनते ही नहीं है। आपको क्या बताऊं मैं, इनको 2 पैसे आए और ये बस मास्टर बने। ये अपने आप में आज की डेट में आपको मालूम है, सारे बच्चे कोई MBA, कोई CA, कोई CS, कोई ये, कोई वो, सारे पढ़े लिखे हैं, लेकिन वो किताबों में ही पढ़े लिखे हैं। हम CA में ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी थी हमने, तो हमारे क्या काम की है? कोई काम की थोड़ी है। अनुभव। मैंने MJ फेरवानी के बाद में थोड़ा सा कोलैप्स, हर्षद मेहता की तेजी, हर्षद मेहता के बाद कोलैप्स, पवन सचदेवा, उसके बाद कोलैप्स। पवन सचदेवा का शायद आपने नाम ना सुना हो। हाँ, मैं थोड़ा बताइए इसमें। पवन सचदेवा ये MS सूज वाले होते थे। ओके। MS सूज की तेजी बड़ी भयंकर चली हाँ, थी। MS सूजी की कहानी तो सुनी है। उसके बाद में सारे स्मॉल कैप, मिड कैप सब क्रैश हो गए थे। फिर उसके बाद में केतन पारिख के बाद में लेमन ब्रदर्स, उसके बाद में फिर 2014-18 फिर कोरोना, और अब फिर मैंने तो इस बाजार को बिल्कुल नीचे से लेके ऊपर तक हर तरीके से देखा है और हर तरीके से झेला है। ऐसा थोड़ी है कि नुकसान हमें नहीं लगे, नुकसान हमें भी लगे, मार हमें भी पड़ी है। पर उस मार को हमने जब झेला है तो हमने उससे सीखा है, गलतियां कम करी हैं। पहले स्टार्टिंग में अगर हमने गलती 10 में से 8 करी थी, मैंने तो 6 ही करी होंगी, तो अब 2 ही होती हैं। मतलब अभी मैं अगर आपको बोलूं कि रिजल्ट हमारा काफ़ी बढ़िया है, तो काफ़ी बढ़िया है। मतलब 10 में से 8, 8.5 क्लाइंट हमारे बढ़िया हैं। और मैं जितने भी नए इन्वेस्टर आए हैं, इनको एक ही राय है कि पहले सीखो, इन्वेस्टमेंट करो, आप सट्टा मत करो। सट्टा करोगे आपके पैसे लगेंगे। मैं आपको 33 साल की जर्नी को अगर एक सेंटेंस में समराइज करूं ना, तो मैंने 33 साल में, मैं सटोरियों की बात कर रहा हूँ, 33 साल में मैंने आज तक एक भी आदमी ऐसा देखा नहीं है जो यहाँ से 4 पैसे लेके गया हो और अपने घर में 4 ईंटें लगाई हों। सबका कुछ ना कुछ बिका है। तो सट्टेबाजी में मत पड़ो, मार्केट को सीरियसली लो। आप जैसे व्यापार, अगर आपको काम करना है आप व्यापारी बनो ना, फिर व्यापारी बनो। करेक्ट। आप व्यापार करो। आप सट्टा करोगे तो आप फंसोगे, फिर पैसे लग जाएंगे, लगेंगे ही, दूसरी ऑप्शन ही नहीं है। पैसे लगेंगे ही और आपको प्रॉब्लम होगी ही। पैसा दे के अनुभव सीखेंगे। नीरज जी, आप जिंदगी की सच्चाइयों से बहुत बढ़िया तरीके से वाकिफ हो। आपने देखा है रिक्शे वाले को तुरंत पैसे चाहिए, उसको अमीर बनते देखा है आपने? मजदूर को हर रोज पैसे चाहिए, उसको भी अमीर बनते हुए नहीं देखा होगा आपने। और मतलब मैं वैसे ही आपको बोल रहा हूँ, जो सैलरीड क्लास हैं उनको हर महीने पैसा चाहिए, वो थोड़े से फिर भी ठीक होते हैं।
व्यापारी तो व्यापार में पैसा लगाता है और उस व्यापार में वो जेस्टेशन पीरियड को भी झेलता है। करेक्ट। साल 2 साल 3 साल के बाद में रिटर्न चालू होती है आनी। अब आप कह रहे हो कि ये जो इन्वेस्टर आए हैं आज पैसे लगाएं और शाम से चालू हो जाएं आने पैसे। मैं कोई पागल थोड़ी बैठा हूँ यहाँ। ये कोई कंज्यूमेबल आइटम थोड़ी है नीरज जी। राइट। कोई मैं दाल चावल और बेसन थोड़ी बेच रहा हूँ। शेयर बाजार में आपको प्रॉफिट है तो मुझे नुकसान है, और मुझे नुकसान है तो आपको प्रॉफिट है। पैसा तो घूम ही रहा है ना ये। तो अगर आपको व्यापार करना है तो इसको आप व्यापार किसी तरह करो। आप पढ़ो, स्टडी करो। आप ऐसे ही कैसे लगा दोगे किसी भी कंपनी में पैसे? आप उसकी अर्निंग पर शेयर देखो, सस्टेनेबिलिटी देखो। आज हो सकता है मैं 10 रुपये के पीछे 10 रुपये ही कमा रहा हूँ, लेकिन आने वाले साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल में उसकी अर्निंग्स कैसी रहेंगी आप देखोगे तो सही ना। अर्निंग्स बढ़िया होनी चाहिए। मैनेजमेंट देखो, मैनेजमेंट में कभी कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। टॉप क्वालिटी का मैनेजमेंट होना चाहिए। भाई आप पैसे किस में लगाओगे? आप पैसे ऐसे ही लगा दोगे कि मैं ये मिड कैप ले लेता हूँ, ये स्मॉल कैप ले लेता हूँ। पिटाई किसकी हुई है? मिड स्मॉल, जिन्होंने ऐसे ही शेयर ले लिए, जिन्होंने बढ़िया शेयर लिए हैं। बढ़िया शेयर हो सकता है 10 12 15% घट गए हों। स्मॉल कैप तो 75% घट गए। और जो लार्ज कैप हैं या जो बढ़िया स्टॉक्स हैं, रैली अब नहीं तो 3 महीने बाद 1 महीने बाद शुरू होगी, होनी है शुरू। मैंने आपको इतनी सारी साइकिल्स बता दी। मार्केट कहीं नहीं जा रहा। यस। मार्केट पर आपके जो आपने उल्टे सीधे शेयर खरीदे, क्या उस रैली में वो बढ़ेंगे? वो हो सकता है और नीचे चले जाए। हाँ। एक बड़ी बात जैन साहब ने भी कही, इसको समझना चाहिए। मैं इसको रिफ्रेश कर रहा हूँ कि जो व्यक्ति रोज़ पैसे कमा रहा है या हफ्ते में कमा रहा है या सैलरी 10 महीने में ले रही है, बिजनेस वाले एनुअलाइज करके देखते हैं। मतलब ऐसी, मतलब रैंडम थॉट है, जो बहुत जल्दी जल्दी जीव जंतु सांस लेते हैं ना, उनकी उम्र कम होती है। कुत्ता 12 साल ही जीता है, कछुआ बहुत सालों तक 400 साल जीता है। तो अब ये मैं इसका रैंडम कंपैरिजन कर रहा हूँ कि आप जितना पेशेंस रखेंगे, जितना चीज़ों को होल्ड करेंगे, समझदारी दिखाएंगे, उतना ज़्यादा आप वेल्थ क्रिएट करेंगे, गेन क्रिएट करेंगे। तो ये तो बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपने कही कि भैया रोज़ कमाओगे तो रोज़ खाओगे, फिर तो कमाते रहो ज़िंदगी भर। हाँ, कई पीढ़ियाँ तक कमाते बिल्कुल। रहोगे आप। लेकिन वेल्थ बनानी है तो धैर्य रखिए। पैसा कमाना और धन कमाना दोनों अलग अलग है। बिल्कुल सही। पैसा कमाना है, ट्रेडर बन जाओ। धन कमाना है तो आपको व्यापारी बनना पड़ेगा, आपको बढ़िया इन्वेस्टर बनना पड़ेगा। और आप मतलब आप थोड़ा सा पेशेंस रखो, थोड़ी सी स्टडी करो, थोड़ा सा एनालिसिस करो। आप कहीं पे भी पैसा लगा रहे हो तो आप ध्यान तो रखो, आप अल्टीमेटली पैसा है आपका। तो एक्चुअली लोग रिच और वेल्दी का फ़र्क भूल गए। उनको लगता है हाँ, दोनों हाँ, सेम चीज़ हाँ, है। हाँ, वेल्दी बनना बहुत कठिन काम है और वो जर्नी लंबी है। लेकिन जब आप एक बार वेल्दी बन जाते हैं तो उसकी यील्ड बहुत ज़्यादा होती है। और रिच तो मतलब लोग रोज़ बनते हैं, रोज़ बिगड़ते रहते हैं। अमीर में और रईस में यही फ़र्क है। रईस जो होगा ना, उसके पास पैसा कम बढ़ती हो सकता है, लेकिन उसकी नेचर जो होगी वो बिल्कुल रईसों वाली होगी। वो आपसे बात भी वैसे ही करेगा। जो रईस है ना, जो अभी नए नए बन रहे हैं, वो एक है कि भाई तुम्हारा पैसा बता रहा है कि तुम्हारी दौलत नई नई है। हाँ। तो जो पहली सफ में जो बैठे हैं ना, वो इसलिए नहीं बैठे नीरज जी कि वो ज़्यादा ज्ञानवान हैं या वो पढ़े लिखे हैं। आज की डेट में हो क्या गया है, आपकी अगर जेब भारी है, अगर आपकी जेब भारी है तो लोग आपकी बकवास को भी सुन लेंगे। पैसे का बोलबाला है।
पैसे होने का मतलब ये नहीं होता कि आप बहुत बढ़िया आदमी हो। मैं सिर्फ एक ही आदमी को बहुत बढ़िया आदमी मानता हूँ। अगर कोई आपसे मिलने आए और मिल कर के जाए और वो आप उसको छोटा फील नहीं कराओ या वो खुद भी छोटा फील नहीं करे, तो आप समझ लो आप इस दुनिया के सबसे बड़े धनवान आदमी हो। बिल्कुल सही बात। जब आपसे कोई मिलने आए उसको छोटा फील नहीं होना चाहिए। आप सबसे बड़े धनवान आदमी। बहुत बड़ी बात। नहीं तो मैं तो हम तो पैसे वालों के साथ ही तो रहते हैं। हमारे बिल्कुल। मतलब हमारे पास चाहे बड़ी गाड़ियां हो ना हो, लेकिन आते तो हमारे पास सारे मर्सिडीज और रोल्स रॉयस और जन कौन कौन सी गाड़ी लेके आते हैं, हम्म, लेकिन वो फिर भी हमसे सलाह लेते हैं। बिल्कुल। बड़ी बड़ी गाड़ियां लेके आते हैं, मैं कभी नीचे भी छोड़ने जाता हूँ, और मेरी तो फ्रेंडशिप भी उसी टाइप की है। हम्म, तो ऐसे नहीं है नीरज जी। मेरा कहना तो ये है कि अगर आप व्यापारी बनोगे तो ही बढ़िया तो कर ही पाओगे। आप पैसे कमाओगे। अगर आपने पिछले 3-4 साल में पैसे कमा लिए हैं, मेरे हिसाब से तो वो लग चुके होंगे और घर से लग चुके होंगे, लग चुके होंगे। तो अभी भी आपके पास टाइम है कि यस। आप अपनी जो मेथोडोलॉजी है उसको चेंज करो और व्यापार के तरीके को बदलो। मैंने आपको बता दिया कि मैंने आज तक यहाँ से 4 पैसे ले जाकर किसी को भी अपने घर में 4 ईंटें लगाते नहीं देखा नहीं है नहीं, ये सच्ची में। बिल्कुल सही है। और तो क्यों पढ़ रहे हो फिर उस चक्कर में? हाँ, मतलब मुंबई में भी तरह तरह की कहावतें कही जाती हैं। मैं वो नहीं बोलूँगा, नहीं, लोग बुरा मान जाते हैं कि यार मेरे को ऐसा क्यों बोलते हो। लेकिन ये सच है कि अगर आप बहुत ज़्यादा फ्रिकल माइंड हैं तो फिर आपके लिए वेल्थ बनाना मतलब इम्पॉसिबल हो जाता है। आप बहुत ज़्यादा इस चक्कर में पड़ेंगे कि आज खरीदा ट्रेड हो। अब शराब तो एक दिन कह रहे हैं शाम को, दिन में 5 बार देखते हैं, हाँ, हर घंटे में। अरे अभी कुछ बढ़ा कि नहीं बढ़ा, इन द मनी हो जाए तो शायद सो पाएंगे, वरना उनकी नींद नहीं आएगी कि यार ये 10 पैसे नीचे कैसे हो गया। तो जैन साहब ये बताइए कि चूँकि हम लोग इस जर्नी को लोगों को सिखाने की कोशिश कर रहे हैं, आपकी बातों से सुन के मुझे ऐसा लग रहा है कि ये सिर्फ स्टॉक मार्केट की जर्नी नहीं है। बहुत सारी चीज़ें पढ़ने लिखने से, पिक्चर देखने से, या अदर देन लाइफ में जब आप जाते हैं वहाँ से बहुत एक्सपीरियंस गेन करते हैं। तो क्या क्या करते हैं आप? फिल्में बहुत देखते हैं, मुझे लग रहा है। मैं मतलब दुनिया का कोई ऐसा काम नहीं है जो मैं नहीं करता। सारे काम। सारे काम करता हूँ मैं। सबसे फेवरेट काम कौन सा है? सबसे फेवरेट काम मेरा पढ़ना। क्या 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 पढ़ते हैं? मैं सारी बुक्स पढ़ता हूँ, हर तरीके की। मेरे घर पे अगर आप आओगे तो आप देखोगे कम से कम 2-2.5 हज़ार किताब मिलेंगी आपको। तो मतलब ये फिक्शन भी, सब तरीके की हर तरह पढ़ता की हूँ किताबें मैं, हर पढ़ेंगे? तरीके की पढ़ता हूँ। और मैं ट्राई करता हूँ कि मेरी लाइफ से वो कोरिलेट हों। हम्म। सबसे बढ़िया बुक कौन सी लगी पढ़ के आपको, जिसमें सबसे ज़्यादा मज़ा आया हो? नहीं ऐसे तो मतलब मैं पढ़ता रहता हूँ, ऐसे तो मैं कोई आपको एक फिक्स नहीं बताऊंगा, लेकिन मैं पढ़ता बहुत हूँ। और मुझे ये जब मैं 8वीं 9वीं में था तब से ही मैं पढ़ता हूँ। पढ़ने का और लिखने का मुझे शुरू से ही। क्योंकि आपने एक अभी बात कही ना कि ये पैसा बता रहा है, ये दौलत नहीं। नहीं, ये एक हाँ, बहुत मशहूर गाना है जिसकी एक ये लाइन है कि नए नए दौलतमंद बने, तहजीब बता रही है आपकी। नीरज जी, आप मानना मत मानना, शेयर बाजार से बढ़िया कोई भी धंधा नहीं है इस दुनिया में। हाँ। बस करने वाला होना चाहिए। और मैं बैठा हूँ आपके सामने जीता जागता। बिल्कुल। मैं जब घर से आया था तो मतलब 150 रुपये की बात अलग है, पैसे नहीं थे। हम्म, शेयर बाजार से बढ़िया नहीं है। और आज भी मैं आपको मतलब अगर मैं इसे अपने शब्दों में अगर मैं बोलूं तो मैं आज भी कहता हूं, मतलब घर पे मेरे पे बातचीत होती है कि भाई अब तो 59 साल के हो गए और बेटा मेरा थोड़ा सा दूसरा काम करता है, बोले बेटे को दे दो। तो मैंने मतलब मैं बोलता हूं उनको कि ना पूछो मेरी मंजिल, अभी तो चलने का इरादा किया है। ना पूछो मेरी मंजिल, अभी तो चलने का इरादा किया है। और ना हारूंगा हौसला उम्र भर, किसी और से नहीं खुद से वादा किया है। क्या बात है, किसी तो और से नहीं खुद से वादा किया खुद है। से वादा किया है। तो अभी तो स्टार्ट हुआ है। ये जो 32, 33, 34 साल जो निकाले हैं, इनका जो डिविडेंड तो अब लेना है। जो अपनी ये तो इन्वेस्टमेंट था 33-34 साल का।
तो कमाई का दौर तो अब चालू होना है। इससे मतलब मेरे पास तो मतलब या तो मैं शेयर बाजार से प्यार करता हूँ या तो बीवी से प्यार करता हूँ। नहीं, वो दूसरा वाला बहुत जरूरी है। नहीं, वो दूसरा शेयर बाजार से तो मैं करिए, लेकिन बीवी से प्यार करना बहुत लेकिन जरूरी है। नीरज जी, आप मानना मत मानना, मतलब हालांकि हमारे और आपके परिवारों में उस टाइप का नहीं है, लेकिन बीवी भी आपको तभी प्यार करेगी जब आपके पास पैसा होगा। आपने बहुत लाख टके की बात करी, वो घर में सुनेंगे भी ये पॉडकास्ट। हाँ, तो क्या हुआ? ब- आज की डेट में नीरज जी 99% जो समस्याएं हैं वो पैसे से सॉल्व होती हैं। हाँ, बिल्कुल सही है। 99% समस्याएं पैसे से सॉल्व होती हैं। आपके पास पैसा ही नहीं है तो आप क्या करोगे, और आपकी बीवी क्या करेगी? कोई सुनेगा नहीं आपकी। सुनेगी ही नहीं। मैं वही तो कह रहा हूँ। हाँ, तो तो इसलिए पैसा होना जरूरी है। तो मेरे तो दो ही प्यार हैं, एक मेरा शेयर बाजार है, और ये से आप मान लेना पहला प्यार है। पहला बीवी, प्यार हाँ, शेयर बीवी बाजार। सुने तो सुन ले, कोई उससे दिक्कत नहीं है मुझे। हम्म। पहला प्यार ये है और दूसरा प्यार बीवी है। ये तो राइम बन गया, पहला प्यार शेयर बाजार, हाँ, पहला प्यार शेयर बाजार और दूसरा प्यार, धर्मपत्नी। हाँ, धर्मपत्नी। और मैं आपको बताऊं, मेरी आंखों में चमक आज भी है। हाँ, मेरी आंखों में चमक आज भी है, हालांकि उसको मेरे प्यार पर शक आज भी है। हम्म, नाव में बैठकर धोए थे उसने हाथ कभी, पूरे तालाब में मेहंदी की महक आज भी है। ये क्या बात है, ये आपने लिखा है कि? मैं लिखता ही, मैंने आपको अभी तो बताया, तो मेरे पास और काम क्या है, लिखना और पढ़ना। तो फादर ने पहले ही सिखा दिया था कि भैया जिंदगी में दो ही काम कर जाओ आप, या तो ऐसा कुछ लिख जाओ जो दुनिया याद रखे, या कुछ ऐसा कर जाओ जो दुनिया याद रखे। और मैं ये दोनों कामों में नहीं, मुझे ये वाला शेर फिर से सुनाइए, ये तो बहुत ही गजब है। मेरी आ, मेरी आंखों में चमक आज भी है, हालांकि उसको मेरे प्यार पर शक आज भी है। नाव में बैठकर धोए थे उसने हाथ कभी, पूरे तालाब में मेहंदी की महक आज भी है। क्या बात है। तो नीरज जी, ये बहुत पहले से मतलब बेसिकली लिखना पढ़ना यही चीज़ आती है। जब मैं 12th में था तो मैंने अपने मतलब जो मतलब यूपी में, तो आप तो यूपी के हैं, तो यूपी में कॉलेज कहते हैं 12वीं का जो होता है। हाँ, तो मैंने अपने कॉलेज को रिप्रेजेंट करा था। और मैं आपको आज बड़ी आश्चर्य की बात बताता हूँ कि मेरे साथ में हम दो लोग थे, तो एक मैं था और एक मेरी और मतलब कुलीग थी। आज की डेट में वो यूएस के अंदर बहुत बड़े हॉस्पिटल की एमडी हैं। अच्छा। हाँ, तो हम दोनों बच्चों ने उस टाइम अपने कॉलेज के लिए, और रीजनल जो पहले होती थी, तहसील की होती थी, फिर डिस्ट्रिक्ट की होती थी, उसके बाद रीजन की होती थी। तो रीजन में जाके हमने झंडा गाड़ा था और मैंने फर्स्ट प्राइज़, आज भी मेरे वहाँ पे लगा हुआ है सर्टिफिकेट। तो ये लिखने पढ़ने का शौक़ ना तो तब से ही था और आज भी है, आज भी है। और मतलब फादर को भी था। बेटा मेरा एमबीए है यूएसए से और इंग्लैंड से, उसने दोनों जगह से की है। बेटी मेरी एचएसबीसी में है, एसोसिएट वाइस प्रेसिडेंट है। छोटी बेटी मेरी रिसर्च एनालिस्ट है बॉम्बे में। मतलब है ये सब माहौल। नहीं नहीं, बिल्कुल। अब देखिए, जो ज्ञान जैन सर दे रहे हैं, ये आप लाखों रुपए करोड़ों रुपए की फीस दे के नहीं कर पाएंगे, ये मैं हमेशा कहता हूँ। क्योंकि ये आपको ज्ञान मिल रहा है ना, जो आप बड़े बड़े आईएम में जाके भी शायद नहीं सीख पाएंगे। क्योंकि बड़े बड़े आईएम वाले भी जो फंड मैनेज करते हैं वो भी 12% रिटर्न देता है। और सर, आपकी धर्मपत्नी ने अगर सोना खरीदा होगा तो उसने भी 12% रिटर्न दिया है। उसने ज़्यादा दिया। उसने ज़्यादा दिया है। अभी इस समय एक माहौल चल रहा है, तो मैं एक डेटा पढ़ रहा था कि पिछले 25 सालों में गोल्ड ने गजब का रिटर्न दिया है। हाँ। तो मैं ऐसे ही मजाक में, मतलब कोई ऑफेंड ना करे इसको, मैंने कहा यार आईएम करने का क्या फ़ायदा जब 12% ही रिटर्न बनाना है आपको 25 साल में। तो हमारे घर की भाभी जी बहुत बढ़िया है, सोना खरीद के रख लिया, कुछ नहीं करते हैं और 12% रिटर्न है, और आप भी 12 ही बना के दे रहे हो। तो कहीं ना कहीं वो अनुभव काम आता है। सर, क्लोज करें उससे पहले मुझे एक सबसे दिलचस्प घटना सुननी है आपसे, जिसने आपकी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा असर डाला, जिसने आप
आपकी सोच पे फ़र्क डाला या बदल दिया आपकी ज़िंदगी, वो एक कोई एक मोमेंट ज़रूर होता है हर आदमी की लाइफ में, वो घटना मुझे बताइए आप। मैं बेसिकली जब शेयर बाज़ार में आए, मतलब पहले जब मैं आया था तो मैं जॉब करता था, हम्म, और जॉब करता था तो ज़्यादा पैसे तो होते नहीं थे। हम्म, तो उस टाइम मैंने जब, क्योंकि पढ़ने लिखने का मुझे शौक था, तो मैंने एक कंपनी हुआ करती थी एपी रेयन। हम्म, एपी रेयन के मैंने शेयर खरीदे थे, और जिनके यहाँ मैं जॉब करता था तो मैंने उनसे बोला कि भाई मुझे ये एपी रेयन के शेयर खरीदने हैं। तो क्या होता था, दिल्ली स्टॉक एक्सचेंज में डिलीवरी हाथ की हाथ आती थी, मतलब 3 हफ्ते के अंदर अंदर, 3 हफ्ते और बॉम्बे में 6 6 महीने नहीं आती थी। तो उन्होंने बोला ठीक है आप ले लो, पर ब्रोकरेज डबल लगेगी। हम्म, और मैं आपको बताऊं, बाद में वो मेरे रिलेटिव भी बन गए थे। अच्छा, हाँ, मतलब उनकी जो सिस्टर है वो मेरी मदर इन लॉ है। ओके, तो मैंने कहा कोई बात नहीं, तो आप मैंने उस टाइम 2 लाख शेयर एपी रेयन के लिए थे, 6 रुपये का भाव था, और ये करीब 12 1 लाख रुपए के शेयर थे। तो जब मैंने वो शेयर लिए, उसके बाद ही वो चलना चालू हो गया, उसका रेट हो गया 7 7.5 8 और 8.5। तो क्या हुआ, दोस्ती थी, इमेच्योर थे, कोई मतलब पैसे की ज़्यादा वैल्यू भी नहीं थी, तो हमने दोस्ती में कहना चालू कर दिया लोगों को कि भाई एपी रेन खरीदा, एपी रेन खरीदा है। तो अब 6 रुपये वाला शेयर भी 7.5 8 रुपये था। सब ने बोला यार 10,000 मुझे दे दे। मैंने सोचा 8 रुपये में दूंगा, सामने वाले ने बोला यार पीसी 6 रुपये में खरीदा, 6 रुपये में ही लेंगे। मैंने कहा भाई ये तो मैंने ब्रोकरेज ही दी है। बोले ब्रोकरेज तू थोड़ी सी और ज़्यादा लगा ले। तो मतलब उसमें मोटा मोटी 6 रुपये के शेयर पे सपोज 50 पैसे ब्रोकरेज लग गई। तो वो मैंने 2 लाख के 2 लाख शेयर 6 रुपये से बेच दिए, तो उसमें मुझे ब्रोकरेज ठीक सी आ गई थी, बढ़िया सी। वहाँ से मैंने डिसीजन लिया यार मैं नौकरी क्यों करूँ, मैं इनके लिए जो काम कर रहा हूँ मैं अपने लिए कर लेता हूँ। तो वहाँ से मैं इस धंधे में आया, और मैंने अपनी कंपनी का नाम फिर शेयर टिप्स रखा था। और मेरी कंपनी मतलब उस टाइम बड़ी फेमस थी। फिर धीरे धीरे करके मैंने दिल्ली स्टॉक एक्सचेंज की मेंबरशिप ले ली थी। फिर MCX, NCDX, NSE, BSE, फिर मतलब जो भी आती गई वो सब लेते गए। सब। फिर धीरे 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 करके, तो मतलब वो मेरा एक टर्निंग पॉइंट था, और एक छोटा सा विचार था कि यार नहीं, मैं तो अपना ही बिजनेस करूँगा। हालांकि मेरे थोड़ा सा रेसिस्टेंस मेरे पेरेंट्स की तरफ से आया था, पर मैंने कहा नहीं मैं अपना ही करूँगा, अब जाए जो मर्जी हो जाए। करेक्ट। तो ये मेरी लाइफ का ये टर्निंग पॉइंट था। तो ये जो पूरी कहानी हमने सुनी जैन सर की, कि कैसे स्क्रैच से शुरू करके इस मुकाम तक आए हैं, उसमें बहुत सारी लर्निंग है। हर सेंटेंस में बहुत गौर से सुन रहा था, इसमें कितनी सारी लर्निंग्स हैं आपको कि पढ़ना कितना ज़रूरी है, पेशेंस कितना ज़रूरी है, वेल्थ बनाने के लिए आपको क्या क्या चीज़ें करना वो कितना ज़रूरी है, और सबसे बड़ी चीज़ अपना माइंडसेट आपको चेंज करना है। जो आज बहुत लोग बहुत जल्दबाजी में रहते हैं कि सब कुछ ओवरनाइट हो जाना चाहिए। रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे। ये एकदम जिसने भी लिखा कहा है ना, एकदम जो सत्य है कि एक दिन में कोई चीज़ नहीं बनती, बहुत समय लगता है उसको। हम लोग कहीं बैठे थे, भी हम अपने दोस्त से बात ही कर रहे थे कि यार ये वाली ज़मीन पहले 50 लाख की थी, अब 10 करोड़ की बिक रही है। समय लगा उसमें, ऐसा नहीं कि आज ख़रीदा कल हो गई। तो अगर आप वाकई शेयर मार्केट में हैं इस समय और बहुत डर रहे हैं कि क्या हो रहा है, तो उसका कारण भी आप ही हैं, क्योंकि आपने जैसे डिसीजन लिया इसलिए आपको डर लग रहा है। लेकिन अगर आप उसको ध्यान से रखेंगे, बिजनेस की तरह इसको करेंगे, पेशेंस रखेंगे, तो बहुत पैसे बना सकते हैं और रिच से वेल्दी हो सकते हैं। रिच से वेल्दी की जर्नी थोड़ा ज़्यादा इंट्रिग होती है, और बहुत बहुत पेशेंस चाहिए उसके लिए। और जैसे मैंने कहा कि ये ज्ञान आपको ना कहीं MBA कॉलेज में मिलेगा नहीं, क्योंकि ये निचोड़ है। मतलब हम लोग कहते हैं कि आप किसी के अनुभव से सीखो ना, हर चीज़ ठोकर खा के क्यों सीखनी है।
अब जैन साहब हमारे साथ हैं और अपने 50 साल का निचोड़ आपको 1 घंटे में दे रहे हैं, तो ज़रूरी कि आप सब कुछ खुद एक्सपीरियंस करके सीखेंगे। कुछ चीज़ उनकी सुन लें। उन्होंने एक बात अभी कही कि जिनको मैं एडवाइस करता हूँ, ये लोग जो मुझसे पूछने आते हैं, वो मेरी बात को इतना मानते हैं कि फूल चढ़ा देते हैं उसमें कि भैया बस यही सही है, मेरे को अपना ज्ञान, अपनी 1.5 अकल मत लगाओ, या तो मत पूछो मुझसे, और पूछ रहे हो तो उसको मानो। तो मेरे ख्याल में इसकी लर्निंग, इसका एक्सपीरियंस यही है कि आप थोड़ा सा पेशेंस रखें और अपने आप को रिफ़ाइन करने की कोशिश करें। जैन साहब सही है ये? बिल्कुल सही है नीरज जी। जो 2013-14 में पोर्टफोलियो बनाया था, आज भी वही टाइम आ गया है। अगर किसी को 18 से 24 महीने के लिए कुछ काम करना है, तो इस वक्त धीरे धीरे करके लेना शुरू करें। लेना शुरू करे, लार्ज कैप, और उनकी शेयर ले ले, और कॉस्ट कम करने के लिए उसकी 10%, 8% ऊपर की ऑप्शंस बेच दो। आपकी ज़्यादा नहीं तो 2-2.5% की मतलब कॉस्टिंग कम हो जाएगी। अगर वहाँ चला गया 10% ऊपर, तो आपके पैसे आज ही बन जाएंगे, नहीं तो उतनी कॉस्टिंग आपकी कम होती रहेगी। और आप उन्हीं शेयरों को लो जिनमें बढ़िया डिविडेंड आता है। नाम मैं नहीं ले सकता, लेकिन बिल्कुल। आप सब समझदार हो, जब शेयर बाजार में काम करते हो, तो शेयर 18 से 24 महीने के पॉइंट ऑफ व्यू से लो, उनकी ऑप्शंस बेचो 7-8-10% ऊपर की, और लेके चुपचाप बैठो आप तसल्ली से, और आप देखना 24 महीने में क्या होता है। Perfect. बाजार कहीं नहीं जा रहा। बाजार, जिंदगी में ना 2 चीज़ें ध्यान रखना आप, चाहे इंसान हो और चाहे बाजार हो, जाना ऊपर ही है। ये गजब की बात है कि देखिए, जाना तो ऊपर ही है। जाना ऊपर ही है, दोनों चीज़ ऊपर जाएंगी। तो ज़्यादा टेंशन मत लो, पढ़ो लिखो, इन्वेस्टमेंट करो, लोगों से मिलो, और हम्बल बने रहो। आप ऐसे मत सोचो कि भाई मैं सब कुछ जानता हूँ। कोई नहीं, बाजार से ज़्यादा कोई नहीं जानता। कोई नहीं जानता, एग्री। बाजार से ज़्यादा कोई नहीं जानता। अगर आपके पास पैसे हैं, आप बढ़िया बढ़िया शेयर्स खरीदो, और मैं तो रिकमेंड करूँगा कि वो ही वाले शेयर्स खरीदो जिनकी ऑप्शंस आप बेच सकते हो, बेच सकते हो, जिनमें बढ़िया डिविडेंड आता हो, कैश रिच कंपनीज हों, जिनका कैश फ्लो पॉजिटिव हो, उनको खरीदो। और आप 18 महीने से लेके 24 महीने के पॉइंट ऑफ व्यू से खरीदो, आपको बहुत बढ़िया रिटर्न मिलेगी, बहुत बढ़िया पैसे मिलेंगे आपको। तो ये इम्पॉर्टेंट बात है कि अब तो लोगों ट्रिक भी बता दी। अब इससे ज़्यादा मैं और क्या मदद कर सकता हूँ कि अब मैं आपको मछली पकड़ना सिखा सकता हूँ, मछली नहीं ला के दूँगा। फ्रीबीज नहीं मिलेगी यहाँ पे तरीका सिखाया जा सकता है कि आप कैसे एटीट्यूड बदलें अपना, कैसे अपनी चीज़ों को ठीक करें। आई होप कि इस पॉडकास्ट से, इस बातचीत से आपने डेफिनेटली बहुत कुछ सीखा होगा। पूरा सुनिए इसको, 2 बार सुनिए, उसको सेव करके रख लीजिए, क्योंकि ऐसे लोग बहुत मुश्किल से मिलते हैं, और मिल जाए तो उनके ज्ञान को बहुत अच्छे से अपने अंदर आत्मसात कर लेना चाहिए। क्योंकि जब आप सीख लेते हैं ना, तो गलतियां बहुत कम करते हैं। और मार्केट गॉड है, तो आपको उनकी सेवा करनी है, यानी पढ़ाई लिखाई करनी, समझना है, और गलतियां मिनिमाइज़ करनी है, जिससे आपका गेन बढ़ सके। तो होपफुली आपको ये पॉडकास्ट जी, हम इसे समाप्त करें इससे पहले, क्योंकि मैंने आपको CNBC पे बहुत देखा है जी। मैं इसलिए नहीं कह रहा आपको कि आप मेरे सामने बैठे हैं, आप भी बहुत पढ़ते लिखते हो, और मुझे मेरे जो बिल्कुल ट्रस्टेड सोर्सेज हैं उनसे मालूम पड़ा है कि आप बहुत ज़्यादा पढ़ते हो, और आप मतलब हमारे रिलेटिव हैं, तो वो सब आती हैं चीज़ें मेरे पास। तो मैं आपको, आपके लिए 4 लाइनें ज़रूर बोलूँगा। प्लीज़ सर, बोलिए ना, इसी नोट पे होगा। हाँ, 4 लाइनें आपके लिए बोलूँगा, फिर 4 लाइन अपने लिए बोलूँगा, फिर इसे समाप्त करेंगे जी। और आप मुझे ध्यान से सुनना, देखना अपने आप को कि असर पल भर में, हर महफिल में अपना छोड़ जाते हैं।
फिजाओं में महक वो आसमान ही छोड़ जाते हैं, और आते हैं तो सब खामोश होकर उनको तकते हैं, और चले जाते हैं तो महफिल में चर्चा छोड़ जाते हैं। ये हैं हमारे नीरज जी। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने तो बहुत ज़्यादा मुझे ये और क्योंकि मैं बैठा हूँ आपके साथ, तो ये 4 लाइनें अपने लिए बोल के इसको ख़त्म करेंगे कि कौन कहता है दोस्त अपनी जुदाई होगी, यह अफवाह है किसी दुश्मन ने उड़ाई होगी, और शान से रहेंगे आपके दिल में हम, आखिर इतनी जगह तो आपके दिल में हमने भी बनाई होगी। क्या बात है, इतनी जगह नहीं सर, पूरी जगह बनाई है दिल में। और नो डाउट कि बहुत ही मज़ा आया। और सचमुच मतलब इसीलिए कहते हैं कि चीज़ों को आप अगर गंभीरता से लें और सुने समझें तो मज़ा आता है आपको। तो जैन साहब, बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, हमारे साथ बातचीत करने के लिए। और ये जो नए बहुत सारे हमारे ट्रेडर इन्वेस्टर हैं इसमें परेशान हैं, उनको ये सिखाने समझाने के लिए कि मार्केट भी कहीं नहीं जा रहा है, आप भी कहीं नहीं जा रहे हो, बस थोड़ा सा आपको अपने आप को चेंज करना है, यही मार्केट आपको बहुत पैसे बना के दे सकता है। अगर आपको ये पूरी बातचीत अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, अपने दोस्तों के साथ इस बातचीत को शेयर करिएगा, और पूरा देखिए और फीडबैक दीजिएगा कि आपको और किस तरीके की बातचीत सुनना पसंद है। होपफुली आप इससे काफ़ी कुछ सीखेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।